नमस्कार एवरीवन। सक्सेस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस में संविधान की प्रस्तावना पर बात करने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना, इसको हम उद्देश्य का प्रस्ताव या इंग्लिश में कहे तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले सबसे पहले अमेरिकी संविधान में सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। सबसे पहले कहाँ शामिल किया? अमेरिका के संविधान में इसको शामिल किया गया। इसके बाद में दूसरे देशों ने इसे अपनाया, जिनमें हम भारतवासी भी शामिल है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान का परिचय अथवा भूमिका भी कहते हैं। इसको संविधान का सार भी कहा जाता है। इसके बारे में एक प्रसिद्ध न्यायविद, कानून के जानकार और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब हमने इसमें कुछ बातें देखी। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को क्या किया गया, शामिल। इसके बाद बहुत सारे देशों ने किया, जिसमें हमने भारत ने भी शामिल किया। प्रस्तावना को संविधान का परिचय भी कहा जाता है अथवा भूमिका भी कहते हैं। इसे संविधान का सार भी बोला जाता है। और प्रसिद्ध जो न्यायविद, कानून के जानकार है, वह संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला, इसने प्रस्ताव को संविधान का क्या बोला है, परिचय पत्र भी कहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? P.T. नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए जिस और साथ में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उस पर आधारित है। इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इसमें संशोधित जो हुआ है, किसके आधार पे हुआ है? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए हैं। अब इन इन शब्दों को हम आगे जाके एक्सप्लेन से पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए आप लोग, संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। जो हमारा संविधान है, उसकी प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है? अपने वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना को इस प्रकार पढ़ा जाता है। अभी आप देखते हो, जैसे गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स है, उनके पीछे के पेज पे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं है कि कल को आप प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है उसको लेके बैठ जाओ और रटना स्टार्ट कर दो। वो चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये समझना है हमें कि प्रस्तावना की विषय वस्तु में है क्या चीज। अब आगे बात करते हैं, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। जो संविधान के अधिकार का सोर्स है, संविधान का अधिकार का स्रोत है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। शक्ति को क्या करता है? अधिग्रहित करता है, अधिग्रहण करता है। कहाँ से करता है? भारत के लोगों से कहता है। कौन कहता है?
ये संविधान के अधिकार का सोर्स कहता है। दूसरा पॉइंट है भारत की प्रकृति। भारत की जो प्रकृति, ये प्रकृति घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, ये भी हम पढ़ेंगे संप्रभु क्या है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये बात कौन कहता है? भारत की प्रकृति बोलती है। इसके बाद में बात करें संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार, उद्देश्यों के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के क्या है? उद्देश्य हैं। संविधान के उद्देश्य कौन कौन से? न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता है, समता मतलब समानता, व बंधुत्व भाईचारा, ये संविधान के उद्देश्य हैं। और संविधान लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। ये तिथि को उल्लेखित कौन करता है? ये उल्लेखित करता है संविधान की तिथि। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं जो हम बात कर रहे थे कि हम प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। जैसे देखिए आप, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। ये शब्द संप्रभुता हो गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। अब हम एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संप्रभुता। इसको ध्यान से देखिए। समप्रभु, संप्रभु शब्द का अर्थ है या आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, हम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है उपनिवेश। हम किसी के उपनिवेश भी नहीं है और ना ही किसी के ऊपर हम निर्भर है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। और यह अपने मामलों, अपने मामले कौन से हो गए? आंतरिक मामले और बाहरी मामले, इनका निस्तारण करने के लिए क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है। कहने का मतलब यह है कि हम अपने घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति को इंटरफेयर करने के लिए आमंत्रित नहीं करते। यानी हमारे घर के मामले हम घर के लोगों के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। ऐसा नहीं बाहर का आ रहा है, वो एडवाइस दे रहा है और वो जैसे कह रहा है वैसे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए राष्ट्रमंडल के सदस्य बना 1949 में, और ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल का क्या माना गया? प्रमुख। फिर भी संविधान से अलग ये घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को क्या प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। मतलब हम पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। इसके अलावा बात करें एक संप्रभु राज्य होने के नाते, यानी एक स्वतंत्र राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा, कोई बाहरी सीमाओं, एक देश से दूसरे देश की सीमाओं, उसको अधिग्रहण करने का अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो उनके साथ में हम सीमा अधिग्रहण भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ये किसका अधिकार है? हमारा स्वयं का अधिकार है। तो इसका मतलब हम क्या है? संप्रभु है। जहां तक है मेरे हिसाब से संप्रभुता आपके समझ में आ चुकी होगी। कहने का मतलब एक लाइन में बोला जाए तो हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों में हमारे खुद के अधिकार, किसी दूसरे के अधिकार नहीं, इसी को हम बोला जाता है, इसी को बोलते हैं संप्रभुता। अब दूसरी बात करने वाले हैं हम समाजवादी। 42वां संविधान संशोधन 1976 कहता है, संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया
फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद का मतलब होता है कि कोई चाहे कितना ही काम करे, चाहे निठल्ला रहे, सबको बराबर बांट दिया जाता है। ये साम्यवाद, रूस, ये समाजवाद हमारे नहीं है। हमारा समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिससे इस लोकतांत्रिक समाजवाद को राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन हो चाहे वितरण, ये सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या रखता है? आस्था रखता है, जहाँ सरकारी व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, उसका जो एम है वो गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को क्या करना है? समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला क्या है? रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर इसका झुकाव क्या देखने को मिलता है? ज्यादा। समाजवाद का मतलब समझ में आया? समाजवाद का मतलब है सबको समानता, लेकिन इसमें भी दो प्रकार का था, एक तो साम्यवाद और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन हमारे भारत में कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि मिश्रित है। और मिश्रण में कौन को? मार्क्सवाद और गांधीवाद का दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। और इसमें मुख्य रूप से किसको दूर करने की बात करता है? इसमें इसका उद्देश्य है गरीबी को, उपेक्षा को, बीमारी को और अवसर के असमानता को क्या करना है? समाप्त करना है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति। ये कब? 1991। हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया गया, फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं कि हम इसमें कानून बना दिए तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। भाई आवश्यकता के अनुसार हम कानूनों को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद में ये तीन शब्द लिए गए थे, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। अब देखो, ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया है। संप्रभुता भी उसी के तहत है और समाजवाद भी उसी के तहत है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। जो मूल अधिकार है आर्टिकल 25 से 28, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म क्या है? समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन क्या है? प्राप्त है। अब आपसे मोटी मोटी बात ये पूछेगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करें लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक की बात करें, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है।
अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में। मेन शक्ति किसके हाथ में? जनता के हाथ में। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, मतलब आम जनता अपनी शक्ति का इस्तेमाल डायरेक्ट करती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य उपकरण हैं। इनके नाम है परिप्रच्छा, रेफरेंडम, पहल, इनिशिएटिव। तीसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल। और चौथा है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह। ये था लोकतंत्र के मुख्य उपकरण। और दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, वो प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। अब ये हमारे भारत में ऐसा ही है, और यह दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है? जवाबदेह। विधायिका विधानमंडल के प्रति क्या है? जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, बृहद रूप में, बड़े रूप में किया जाता है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद में हम बात करें इस आयाम पर। कौन से आयाम पे? लोकतांत्रिक आयाम पे। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए उन्होंने कहा है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को क्या देती है? मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी, तीन तीन टुकड़ों में, यानी एक तीन हिस्सों का जॉइंट, एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं, यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही क्या हो जाता है? हार जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। क्या स्वाधीनता को समानता से अलग किया जा सकता है? नहीं। और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसके प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक,
सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। इसके बाद में हम देखने वाले हैं गणतंत्र। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो राजशाही और दूसरा है गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर या तो राजा होगा या रानी होगी और उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर क्या रहेंगे, बैठेंगे, जैसा कि ब्रिटेन। वहीं गणतंत्र में राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आएगा, जैसे कि अमेरिका। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति, सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, ये चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में, यानी कहने का मतलब ये है कि गणतंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि कोई राजा या रानी बनेगा, एक आम व्यक्ति भी क्या बन सकता है, राष्ट्रपति। यानी गणतंत्र जनता के लोगों में से एक बड़े से बड़े पद को भी लिया जा सकता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक रूप से हम क्या रहे, संप्रभु। किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। सत्ता किसके हाथ में होती है, लोगों की। और दूसरी, किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए क्या रहेगा, खुला होगा। ये बात हमने किस में करी, गणतंत्र में। इसके बाद में हम बात करते हैं न्याय की। अब न्याय में हम बात करें, प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है। एक तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग, देख रहे हो आप, अभी थोड़ा पीछे चल के देखते हैं हम। सामाजिक न्याय में हम देख रहे हैं हर व्यक्ति के साथ, चाहे जाति हो, रंग हो, धर्म हो, लिंग हो, इसके आधार पर बिना किसी भेदभाव के हम क्या करेंगे, समान व्यवहार करेंगे। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में क्या हो, सुधार हो। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, इनकम व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को जो 1917 की जो रूसी क्रांति है उससे लिया गया। आपसे ये पूछ लेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को हमने कहाँ से लिया है, तो 1917 की रूसी क्रांति से हमने इनको लिया है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की।
स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, बोलने की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती। इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, इसके आदर्शों को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति। जो फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799, तो इसको हमने, ये आपसे पूछ लेगा स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं समता पर। समता का अर्थ है समानता। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल है। एक तो नागरिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित कर विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद कौन से में? आर्टिकल कौन से में? 14 में। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूलवंश निषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी अवसरों की जो समानता की बात करेंगे, आर्टिकल 16 है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत की बात करेंगे, आर्टिकल 17 है। और उपाधियों का अंत का आर्टिकल है 18। संविधान में 2 ऐसे उपबंध है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। पहला है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 325। और दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 326। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका जो आर्टिकल 39 है उसमें कहा गया महिला हो चाहे पुरुष, उसको जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। ये कौन सा आर्टिकल है? 39। अब बात करें हम बंधुत्व। बंधुत्व भाईचारा, भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद, इसे मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 भी कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषा के क्षेत्र या क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा। प्रस्तावना कहती कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ है यह कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में, एक मिनट देखिएगा, वास्तविक रूप में
भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य 51 में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को, महिला के गौरव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे, रक्षा करे। देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं को पार पाना है। यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद में जो टॉपिक हमने अभी ये देखा है, इसी पे हम कल बात करने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चनों को उठा के बात करेंगे। इसके अलावा इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहे, बार बार वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। धन्यवाद।